आज व्यू 360 में पाकिस्तानी ज़मुर्द आलमी मंडी में भारतीय ज़मुर्द के नाम से क्यों जाना जाता है, अमेरिका में कैथोलिक चर्च मुश्किलात का शिकार और रंग का हर शेड देख पाना कैसा लगता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गुफ्तगू में वो पाकिस्तानी कहाँ हैं जो सऊदी जेलों में इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इस बारे में भी हम बात करेंगे आज के शो में। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैं हूँ आपकी मेज़बान सारा जमान। अमेरिका की जानिब से अफ़गान अमल के लिए खुसूसी नुमाइंदा ज़ल्मे खलीलज़ाद आज से पाक अफ़गान खत्ते का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना किसी एक मुल्क की ज़िम्मेदारी नहीं, मगर पाकिस्तान इस सिलसिले में तमाम फ़रीक़ों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए चलेंगे कैपिटल हिल पे, जहाँ वर्दा खलील इस वक्त हमारे साथ हैं। वर्दा, ज़ल्मे खलीलज़ाद के इस ट्रिप की तफ़सीलात क्या हैं? जी सारा, अमरीकी महकमा ख़ारिजा ने कल एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान में मुफ़ाहमत के लिए अमरीका के ख़ुसूसी मुशीर ज़ल्मे खलीलज़ाद आज से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और कतर का दौरा करेंगे, जो कि 10 रोज़ पर मुहित होगा। इस दौरे का मकसद जो है वो अफ़गानिस्तान में अमन की कोशिशों के लिए अफ़गानिस्तान और दीगर स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात की टेबल पर लाना है और अमरीकी कोशिशों को आगे बढ़ाना है। ये ज़ल्मे खलीलज़ाद का इस खित्ते का पहला दौरा है जब से उन्होंने ओहदा संभाला है। और सारा ये जो खलीलज़ाद को ये ओहदा दिया गया था, उसका मकसद भी यही था कि अमेरिका की जानिब से अमन कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए और मुफ़ाहमत की कोशिशें जो की जा रही हैं उसमें खलीलज़ाद जो हैं वो मदद फ़राहम करें। लेकिन वर्दा, हम ये भी जानते हैं कि ज़ल्मे खलीलज़ाद बहुत सख्त मौक़िफ़ रखते हैं पाकिस्तान के बारे में। अब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी वाशिंगटन में थे, इस हवाले से उनसे भी बात की गई, क्या कहना है उनका? जी, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने ज़ल्मे खलीलज़ाद से मुलाकात भी की थी जब वो यहाँ पर थे, और कल एक थिंक टैंक से बात करते हुए उनका कहना था कि ज़ल्मे खलीलज़ाद को एक अहम ओहदा दिया गया है और वो उनको ये पैगाम देना चाहेंगे कि पाकिस्तान के नुक्ता नज़र का एहसास किया जाए। उनका कहना था कि जब आप एक ज़ाती हैसियत से जब भी कोई पैगाम कर देते हैं या कोई बात करते हैं वो एक अलहदा बात है, लेकिन जब आपको एक ओहदा दिया जाता है तो आपको मोहतात और एहसास का रवैया अख्तियार करना होता है, तभी आपको एक दयानतदार और ईमानदार मुसालियतकार के तौर पर देखा जा सकता है। और वर्दा खलील हमारे साथ थी कैपिटल हिल से। ज़ल्मे खलीलज़ाद के दौरे पाक अफ़गान के बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। थैंक यू वर्दा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात आजकल फिर से स्पॉटलाइट में हैं। पाकिस्तान को अपनी मईशत की खातिर सऊदी अरब की ज़रूरत है, जबकि सऊदी अरब अपनी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान की तरफ देखता है। दोनों जानिबी क़यादत के दरमियान आजकल एक दूसरे की मदद के वादे तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन इस गुफ्तगू में उन पाकिस्तानियों का जिक्र कहाँ है जो सऊदी अरब की जेलों में कैद हैं पर उन्हें इंसाफ तक रसाई हासिल नहीं, जिन्हें मौत की सज़ा तक मिल जाती है लेकिन बुनियादी कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर। ये सवाल तो नया नहीं है, लेकिन अब जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान राब्ते बढ़ रहे हैं, पाकिस्तानी कैदियों के रिश्तेदार अपील कर रहे हैं कि इस मसले पर भी तवज्जो दी जाए। हम इमरान खान साहब को याद दहानी कराने के लिए यहाँ पे आए हैं कि सऊदीया के साथ जहाँ पे रवाबित बढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ पे इन पाकिस्तानियों को जो लाचार और यारो मददगार बार की जेलों में कैद हैं उन्हें ना भूलें और उन तक कौंसलर की रसाई दें ताकि जो है हमारे प्यारों की आवाज़ सुनी जा सके और हम उन्हें वापस देख सकें। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप वहाँ से हमारे प्यारों को रिहाई का मुतालबा भी करें और ऐसे लोग जो बिला वजह वहाँ पे जेलें काट रहे हैं, अगर उनका कसूर है फिर तो ठीक है, सज़ा होनी चाहिए। अगर जो लोग बेकसूर वहाँ पे जेलें काट रहे हैं, ऐसे लोगों को फिलफौर अगर वो बेकसूर हैं तो उन्हें वतन वापस लाया जाए। मेरे शोहर हैं, उनके साथ सब साथी हैं और उन बेकसूरों को उधर दमान जेल में कैद किया हुआ तकरीबन 2.5 साल हो रहे हैं। कोई पता नहीं किस वजह से उनको पकड़ के ले गए और उनका कोई जुर्म भी नहीं साबित हुआ और उनको और उनके सब साथियों को जल्द से जल्द रिहाई दिलाई जाए। सऊदी अरब में इस वक्त तकरीबन 18 लाख पाकिस्तानी मजदूरी कर रहे हैं और ये वहाँ की सबसे बड़ी गैर मुल्की कम्युनिटीज़ में से एक है। लेकिन बैरून मुल्क कैद पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी तादाद भी सऊदी अरब में ही है। पाकिस्तान की वजारत ख़ारिजा के मुताबिक इस वक्त 3000 से ज़ायद पाकिस्तानी सऊदी जेलों में कैद हैं, जबकि जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान के मुताबिक इस साल अब तक 15 पाकिस्तानियों को सज़ाए मौत दी जा चुकी है। इनफैक्ट सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा सज़ाए मौत भी पाकिस्तानियों को ही मिल रही है। 2014 से अब तक 74 पाकिस्तानियों को फांसी दी गई है।
زیادہ تر پر منشیات کی اسمگلنگ کا الزام ہوتا ہے۔ تو اس وقت جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی یمنا رضوی ہمارے ساتھ ہیں۔ یمنا، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ سعودی عرب کے نظام انصاف میں کہاں خامیاں ہیں، کیا مشکل ہوتی ہے پاکستانی قیدیوں کو وہاں اور کیوں؟ دیکھیں، سعودی عرب کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے لیگلی وہ یہ ہے کہ ان کے پاس اسپیشلی مائیگرنٹ ورکرز کے لیے کوئی غیر جانبدارہ مترجم اور وکیل نہیں ہوتے۔ وہ اپنی طرف سے شریعہ لاء کو جس طریقے سے دیکھتے ہیں، ان کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ڈرگز کے لیے، منشیات کے لیے سزائے موت دی جائے گی، اور اس کے اوپر ان کے لیے وہ کوئی ایسی ریفارمز نہیں کر رہے۔ جو پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں وہ کوئی ایسے کرمنلز ہے۔ مجھے یمنا کی آواز سننے میں دقت ہو رہی ہے۔ یمنا، اگر آپ میری آواز سن سکتی ہیں تو میں پھر آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، آپ نے جس طرح بتایا کہ ایک تو ان کو ٹرانسلیٹرز یا مترجم نہیں ملتے، اس کے علاوہ غیر جانبدار وکیل نہیں ہے، اور جس طرح سے سعودی عرب میں انٹرپریٹ کیا جاتا ہے شریعہ لاء کو، اسی طرح سے وہ اپلائی کر دیتے ہیں، اور بہت سے پاکستانی نہیں جانتے، نہیں سمجھتے ان قوانین کو۔ تو اگر آپ میری آواز سن سکتی ہیں، یہ بتائیے کہ پاکستان میں یہ مسئلہ بہت پرانا ہے، یہ نیا نہیں ہے، کیوں اس بارے میں کوئی ہم بامانی پیش رفت نہیں دیکھ سکے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات آپس میں جو دوستانہ تعلقات ہیں وہی آڑے آ جاتے ہیں؟ دیکھیں، لاہور ہائی کورٹ نے 2017 کے اندر پاکستانی منسٹری آف فورن افیئرس کو کہا تھا کہ وہ ایک کانسولر پروٹیکشن پالیسی بنائے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور آئی تھنک کہ یہ مسئلہ ہماری فورن منسٹری سے ہی پوچھنا چاہیے کہ ابھی تک ان لوگوں نے یہ ایسی پالیسی کیوں نہیں بنائی، یا ان لوگوں نے سعودی عربیہ سے اس بارے میں بات کیوں نہیں کی۔ مارچ کے اندر فیڈرل کیبنٹ نے ایک پرزنر ٹرانسفر اگریمنٹ کو اپروو کیا گیا تھا، اس کی بھی ابھی تک بات نہیں ہوئی ہے۔ اب جو نئی حکومت ہے ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم بات کریں گے پرزنرز کے بارے میں جو باہر ہیں، لیکن اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اکنامک ڈیل سے سائن کر رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم اور مزید ورکرز کو باہر بھیجیں گے، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کی جو وہاں پہ ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ رائٹ، تو اب یہ بتائیے، جس طرح آپ نے ذکر کیا، ہم جانتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ بیرون ملک جو پاکستانی قید ہیں ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کا جسٹس پروجیکٹ پاکستان جو ایک عرصے سے اس مسئلے پہ کام کر رہا ہے، کیا ریکمنڈیشنز ہوں گی آپ کی حکومت کو؟ دیکھیے، ہماری سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ جو پرزنر ٹرانسفر اگریمنٹ جو کیبنٹ نے اپروو کی تھی اس کے بارے میں بات کی جائے، وہ سعودی گورنمنٹ سے اس کے بارے میں بات کریں۔ اوپر سے کانسولر پروٹیکشن پالیسی، ایک یونیورسل کانسولر پروٹیکشن پالیسی جس کے آرڈرز لاہور ہائی کورٹ نے دیے ہیں، اس کے بارے میں گورنمنٹ کچھ کرے، اس کو بھی ایک شامل کیا جائے گورنمنٹ کے اندر۔ اور تھرڈلی آئی تھنک جو آپ بات کہہ رہی تھی کہ منسٹری آف فورن افیئرز نے اس بات کو ابھی تک کیوں نہیں کیا، آئی تھنک ادھر کیپیسٹی کا مسئلہ ہے یا پرائیورٹی کا مسئلہ ہے کہ اٹ مائٹ ناٹ بی این ایشو آف دیم، جو ان کی پرائیورٹی لسٹ پر کافی ہائی ہو، جو ہونا چاہیے۔ اور یمنا رضوی اس وقت ہمارے ساتھ ہی جسٹس پروجیکٹ پاکستان سے ان کا تعلق ہے، جو بہت عرصے سے بیرون ملک قید پاکستانیوں کے مسئلے پہ کام کر رہا ہے۔ یمنا رضوی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ امریکہ نے عالمی عدالت انصاف کو سیاسی بنیادوں پر بٹا ہوا اور غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے تمام ایسے معاہدوں کا اثر نو جائزہ لینے کا اعلان کیا ہے جو اسے اس عدالت کے فیصلوں کا پابند کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلا قدم اٹھاتے ہوئے امریکہ نے ایران کے ساتھ کئی دہائیوں پرانے دوستانہ تعلقات کے معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ گزشتہ روز عالمی عدالت انصاف نے ایران کی درخواست پر امریکہ کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ 1955 میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے معاہدے کے تحت امریکہ ایران کی ان اشیاء تک رسائی نہیں روک سکتا جن پر عام شہری روزمرہ کی ضروریات کے لیے انحصار کرتے ہیں، خصوصاً خوراک اور ادویات۔ امریکی وزیر خارجہ نے اسے ایران کی جانب سے امریکہ کی خود مختاری میں مداخلت قرار دیتے ہوئے اس معاہدے سے ہی علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ ایران امریکہ کے ایران جوہری معاہدے سے نکلنے اور دوبارہ پابندیاں لگانے کے فیصلے کو چیلنج کرنا چاہتا ہے۔ ایران امریکہ کی قومی سلامتی کی حفاظت کے لیے ہمارے جائز اقدامات اٹھانے کے حق میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کے لیے صحت، سائنس اور تعلیم جیسے موضوعات پر بھی بہت سی دلچسپ اور معلوماتی فیچرز موجود ہیں۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ امریکہ کی 70% آبادی مسیحیت کی پیروکار ہے۔ کیتھولک فرقے سے ویسے ہی صرف یہاں پہ 21% کے قریب لوگ تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس پر چرچ جانے والوں کی تعداد بھی اب کم ہو رہی ہے اور بہت سے گرجا گھر بند ہو رہے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں کی مجموعی طور پر مذہب میں دلچسپی گھٹ رہی ہے۔
लेकिन दूसरी ये है कि कैथलिक फ़िरके के रहनुमाओं की बच्चों से जिनसी ज़्यादती के वाक़यात बार बार सामने आ रहे हैं। तो अमेरिका में कैथलिक चर्च की मुश्किलात को बेहतर तौर पर समझने के लिए चलते हैं क़दामत पसंद रियासत आयोवा। रियासत आयोवा के शुमाल मगरब में वाक़ मैरिड नामी कस्बे में सेंट मेरीज चर्च ने 1 सदी से ज्यादा अरसे से कैथलिक मसीहियों की खिदमत सर अंजाम देने के बाद मौसम गर्मा में अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लिए। हमें एहसास ही नहीं हुआ कि कैसे, हमें अंदाजा ही नहीं कि उसने लोगों की जिंदगियों में कितना अहम किरदार अदा किया। अब जबकि ये बंद हो रहा है तो एकदम से आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको देखते ही आपके मुंह से निकलता है कि मैंने तो आपको कई माह से देखा ही नहीं। सेंट मेरीज अमेरिका भर में उन दर्जनों चर्चेज में से एक है जो या तो बंद हो गए हैं या जिन्हें दूसरों के साथ जम कर दिया गया है। मगर गिरजाघरों में हाजिरी में कमी सिर्फ देही इलाकों का मसला ही नहीं, बड़े शहरों में भी खासी कमी देखने में आई है। गो के कैथलिक फिरका अमेरिकी मसीहियों का सबसे बड़ा फिरका है। इनमें से सिर्फ 40% का कहना है कि वो बाकायदगी से गिरजाघर जाते हैं। मजमूई तौर पर पूरे माशरे में ही मजहबी रुझान कम हुआ है, इसलिए खानदानों में अकीदे और चर्च का किरदार इतना अहम नहीं जितना पहले था। ताहम कुछ और का ख्याल है कि कैथलिक कलीसिया के इसकात हमल जैसे अहम मामलात पर नजरियात और हाल ही में जिनसी ज्यादती के वाकयात की रिपोर्ट्स की वजह से बहुत से कैथलिक मसीही तजब्जुब का शिकार हैं। जिन लोगों से मैं मिलता हूँ और बात करता हूँ उससे मुझे एहसास हुआ है कि लोग दरहकीकत चर्च से दूर नहीं हो रहे, बल्कि पहली दफा वो गुस्से में हैं और चर्च के जवाब के मुंतजर हैं। रियासत पेंसिल्वेनिया में मजहबी रहनुमाओं के हाथों जिनसी ज्यादती के धमाकाखेज इंकशाफात के बाद बहुत से कैथलिक मसीही अपने अकायद पर सवालात उठा रहे हैं। कुछ ने अपनी मजहबी सरगर्मियों से बिल्कुल कतई ताल्लुक कर लिया है और बर्नी कैनियन की तरह कुछ सिर्फ जवाब चाहते हैं। हमारे चर्च में, हमारे खानदान में, हमारे समाजी हलके में हम पीछे नहीं हट रहे। इन ताज़ा स्कैंडल्स का चर्च की हाजिरी पर क्या असर पड़ेगा इसका शायद इतनी जल्दी अंदाजा ना हो, मगर पहली दफा कैथलिक मसीही सदियों पुरानी रवायात के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनमें से कुछ सवालात कर रहे हैं कि क्या बदलती दुनिया में कैथलिक चर्च अब भी मामानी है या नहीं। टेरेसा क्रूक के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं। We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जिसे सब्ज रंग कह रहे हैं उसे दूसरा शख्स फिरोजी या नीला कह रहा है? होता है ना, खासतौर पर जब शेड की मैचिंग करने जाएं तो। हर इंसान की आंख वैसे तो रंगों को एक तरह देखती ही नहीं, बल्कि हम उतने ज़्यादा शेड्स भी नहीं देख सकते जितने के बाज़ जानवर। लेकिन कुछ लोगों की आंख रंग में थोड़ी सी भी तब्दीली पहचान लेती है। इस सलाहियत का नाम है टेट्राक्रोमेसी। आइए मिलते हैं अमेरिका में रहने वाली एक आर्टिस्ट से और जानते हैं कि आम लोगों की निस्बत लाखों शेड्स देख पाना कैसा लगता है। कॉन्चेटा एंटिको ने मुसव्वरी का आगाज कम सिनी में किया। वो कहती हैं कि रंग हमेशा ही उन्हें मशहूर करते हैं और वो सब्ज, गुलाबी और नीले रंग के हैरानकुन शेड्स को कैनवस पर उतारना चाहती थीं। जल्द ही उन्हें अंदाजा हुआ कि जितने रंग वो देख सकती हैं बाकी लोग नहीं देख सकते। सन 2012 में उन्हें पता चला कि वो टेट्राक्रोमेसी यानी चार रंगी खासियत रखती हैं। वो दीगर चार रंगी खासियत रखने वालों की तरह रंगों के लाखों शेड देख सकती हैं। जब आप चट्टान में गुलाबी और पानी में बनफशी रंग देखते हैं तो आप यकीन कर लें, क्योंकि मैंने इन्हें देखा है। मेरा फन लोगों के लिए एक ऐसी खिड़की है जिससे वो हमारे कुराए अर्ज पर मौजूद सारे रंग देख सकते हैं।
कैलिफोर्निया की साइंसदान किम्बरली जेमसन ने इंसानों में रंगों की शनाख्त की सलाहियत का मुतालिया किया है। वो कहती हैं कि टेट्राक्रोमेसी ज्यादातर इंडो यूरोपियन खवातीन में पाया जाता है, जिनके यहाँ अक्सर कलर ब्लाइंड बेटे पैदा होते हैं। ताहम जरूरी नहीं कि मखसूस जीनियाती फर्क या जीन म्यूटेशन सुपरविजन का ही बाइस बने। कॉन्चेटा के केस में आप ये सवाल उठा सकते हैं कि वो खास क्यों हैं। एक चीज जिसका हमें यकीन है वो ये है कि वो 7 बरस की उम्र से मुसलसल पेंटिंग्स बना रही हैं। इनमें मामूल से हटकर ये खूबी मौजूद है और वो इसका इस्तेमाल भी करती हैं। यही बात उन्हें दीगर मुसव्वरों से अलग करती है जो अपनी जिंदगी में रंगों को इतनी अहमियत नहीं देते। ताहाल ये वाज़ेह नहीं कि इस जीनियाती तब्दीली की वजह क्या है। जेमसन कहती हैं कि ज्यादा रंगों को देख पाने की अहलियत का ताल्लुक मुमकिना तौर पर ज्यादा अरसे तक जी पाने के इम्कान से मुंसलिक है। बिन मानस अपने साथी की जिल्द के रंग से ये अंदाजा लगा सकते थे कि वो गुस्से में है। लोगों की अपनी और मौमर अफराद की जिल्द का रंग देखकर मैं उनमें आने वाली तब्दीली का अंदाजा लगा लेती हूँ और बता सकती हूँ कि वो बीमार हैं या इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। और मैं अपने बच्चों की जिल्द का रंग देखकर भी बता देती हूँ कि इन्हें बुखार है। जेमसन कहती हैं कि आज के दौर में ऐसी गैर मामूली खूबी का होना बका की जमानत नहीं, लेकिन फिर भी ये कुछ अफराद के जीन में पाई जाती है। और जहाँ तक कॉन्चेटा एंटिको की बात है तो बसारत का ये गैर मामूलीपन बाकी दुनिया को कायनात के सच्चे रंग दिखाने का बायस है। जिनिया डियोलो के साथ सादिया असद, उर्दू VOA। अब मुझे तो टेट्राक्रोमेसी है नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता कि पेंटिंग में कुछ एडिशनल रंग नजर आए या नहीं। हो सकता है आपको नजर आए हो। अब चलते हैं यूरोपीय मुल्क आइसलैंड, जो कि कुदरती हुस्न से माला माल है और वहाँ पे एक दूर दराज इलाके को इंटरनेट और फ़ोन सिग्नल से पाक रखने की कोशिश की जा रही है। वजह यह है कि लोग इस इलाके का सुकून बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन एक डिजिटल फ्री जोन बनाने के मंसूबे को मुखालिफत का भी सामना है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आइसलैंड की इस दूर दराज कुदरती पनाहगाह में मोबाइल फ़ोन के सिग्नल ना होने के बराबर पहुँच पाते हैं। मकामी पार्क रेंजर को फ़ोन करने के लिए पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है और ज़रूरी नहीं कि इसमें हर बार कामयाबी हो। इस वक्त मेरे फ़ोन पर एक सिग्नल आ रहा है जो फ़ोन के लिए काफ़ी नहीं। शायद ऐसा बादलों की वजह से है या ऐसा कुछ और। लेकिन इस दूर अफ्तादा इलाके में इंटरनेट सर्विस जल्द आ सकती है और इस मुमकिना सूरत हाल से ज़्यादातर हाइकर, पार्क रेंजर और मौसम सरमा के इलाका मकीन परेशान हैं। कुछ लोगों को इंटरनेट मुयस्सर न होने के बायस परेशानी हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोग इस बात को पसंद करते हैं कि जहां उन्हें मुख्तलिफ माहौल का एहसास होता है। इस इलाके ने लंबे अरसे से फ़ोन टावरों को दूर रखा है, लेकिन तजारती मंसूबे इस पनाहगाह को डिजिटल तकसीम के पार ले जा सकते हैं। अगर इंटरनेट होता तो क्या इससे इज्तिनाब करना मुश्किल होता? यकीनन लोग हाथों में मोबाइल लिए घूम रहे होते, बड़ी बैटरियां उठाए और नक्शे देखते हुए, जिनकी कागजी कापी बहर सूरत आपके पास होनी ही चाहिए। इस कुदरती मकाम पर पहुंचने के लिए सड़कें नहीं हैं। यहाँ सिर्फ कश्ती के जरिए रसाई मुमकिन है और जहाँ कुछ लोग डिजिटल फ्री इलाके के हक में हैं, वहीं कुछ का ख्याल है मोबाइल फोन सर्विस रोकना लापरवाही होगी। मोबाइल फोन के बगैर सफर करने का जाहिर है अपना ही मजा है, लेकिन टांग की हड्डी तोड़वा कर जमीन पर पड़े रहने और किसी को मदद के लिए ना बुला सकने में कोई रोमानवी पहलू नहीं है। और मौसम सरमा के दौरान यहाँ के इस रिहायशी के लिए मोबाइल फोन के बगैर यहाँ होना खानदान के किसी शख्स के बगैर छुट्टियाँ गुजारने के मुतरादिफ है। मेरी नौजवान बेटी ने इस साल आने से इनकार कर दिया। 4G नेटवर्क और इंटरनेट के बगैर रहना इसके लिए मुमकिन ना था। अक़वाम मुत्तहिदा के इंडेक्स पर आइसलैंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से पहले नंबर पर है और उसकी 98% आबादी इंटरनेट से जुड़ी है। लेकिन यहाँ के रिहायशियों को अब फैसला करना होगा कि आया वो हर वक्त नेटवर्क से जुड़े रहना चाहते हैं या कुछ इलाकों में सैर के दौरान फोन सर्विस के बगैर रहना चाहते हैं। मरियाना गालो की रिपोर्ट के साथ अमान अजहर, उर्दू VOA। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खोली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर।
اور آخر میں چلتے ہیں پاکستان کے ضلع سوات، جو ایک طرف اپنے دلکش مناظر کے لیے مشہور ہے تو دوسری طرف قدرتی ذخائر کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جس میں زمرد خاص طور پر شامل ہے۔ لیکن دنیا پاکستان سے نکلنے والے اس قیمتی پتھر کو بھارتی زمرد کے طور پر جانتی ہے۔ سوات میں زمرد کی کان کنی سے متعلق دیکھتے ہیں محمد اشرف خان کی یہ رپورٹ۔ سوات کے ہیڈ کوارٹر سیدو شریف سے 3 کلومیٹر دور شمال میں پیزا گٹ واقع ہے۔ یہاں 182 ایکڑ پر پہلی زمرد کی کان ہے جو 1958 میں دریافت ہوئی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سوات میں امن بحال ہونے کے بعد سال 2010 میں خالد خان کو فضا گٹ کان کا ٹھیکہ دیا۔ خالد خان کہتے ہیں کہ سوات میں بدآمنی سے کان کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ طالبان کی وہ ادھر آنا تھا تو وہ ہمارے پیریڈ سے پہلے آئے تھے اور اس میں تقریباً 4-5 ہزار لوگ ڈیلی کام کر رہے تھے، تو بغیر ٹنلوں کے کام کر رہے تھے، تو اس لیے سارے مائن کا شپ ان لوگوں نے خراب کیا ہوا تھا۔ طالبان کے وقت میں یہ سارا باڑ ان لوگوں نے اکاڑ کے لے گیا ہے، تو حکومت کو ہم نے بار بار ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ باڑ لگ جائے، کہ یہ تحفظ ان کو مل جائے، کہ لوگ اس میں گھریں نہیں بناتے، زمینیں پکڑتی ہے۔ اس وقت پیزا گٹ میں روایتی طریقے سے کان کنی کی جا رہی ہے۔ کان سے 400 کے قریب مزدور مٹی نکالتے ہیں، جس پر ہر روز بولی لگائی جاتی ہے۔ اس کے لیے سوات اور مختلف علاقوں سے چھوٹے تاجر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر دریائے سوات کے پانی میں اس مٹی سے زمرد نکالے جاتے ہیں۔ میں 2-3 سال سے زمرد کا کام کرتا ہوں۔ اس میں مختلف کوالٹی ہوتے ہیں نا، کچھ بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں، کچھ سستے ہوتے ہیں، تو پھر ہم اس حساب سے لیتے ہیں تو اس حساب سے ادھر بیچتے ہیں نا۔ ادھر گورا میں بھی مارکیٹ ہے اور پشاور میں بھی ہے، تو دونوں جگہ جاتے ہیں ہم۔ مٹی سے نکالے گیا یہ زمرد خام مال کی شکل میں مارکیٹ میں لایا جاتا ہے۔ اسے پھر بڑے تاجر جمع کر کے عالمی مارکیٹ میں بیچتے ہیں، جس کے بعد اس کی پہچان بدل جاتی ہے۔ ہم یہاں سے زمرد دبئی بیکا لے جاتے ہیں، وہاں کے انڈیا کی بیپاری آتی ہے، اس پر ہم یہ بیچتے ہیں۔ جو وہی بیپاری ہم سے مال خریدتے ہیں تو وہ جیپور لے جاتے ہیں، وہاں کٹنگ ہو رہا ہے، اور جب وہ کٹنگ کرتے تو پوری دنیا میں مشہور ہے، اس کا کٹنگ اچھا ہے۔ ہمارے پاکستان میں جو انسٹیٹیوٹ بنا ہے اس کا کٹنگ اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ زمرد پاکستان کے بجائے انڈیا کے نام سے مشہور ہے۔ پاکستان میں کٹنگ اور پالشنگ کے اعلیٰ معیار کی سہولتیں نہ ہونے کے باعث یہ پتھر نہ صرف پاکستان کی پہچان نہیں بن رہی، بلکہ ملک قیمتی زر مبادلہ سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ سوات میں خام مال کی قیمت 1000 سے 2000 روپے فی کیرٹ ہے، جبکہ بین الاقوامی منڈی میں 20,000 سے 50,000 روپے فی کیرٹ زمرد بیچا جاتا ہے۔ پتھر کا معیار اچھا ہو تو کٹنگ اور پالشنگ کے بعد اس کی قیمت 60,000 سے 1 لاکھ روپے فی کیرٹ تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ محمد اشرف خان، اردو VOA، سوات۔ تو پاکستان میں پشاور کے شہر میں ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ قیمتی پتھروں کی کٹنگ اور پالشنگ کا کام سکھایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم آنے والے دنوں میں شو میں آپ کے لیے رپورٹ لے کر آئیں گے۔ آج کا ویو 360 پہنچتا ہے اپنے اختتام پر۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر، ایڈریس ہے facebook.com/VOA اردو، اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے urduvoa.com پر۔ یہاں سے آپ آرٹیکلز نہ صرف خود پڑھ سکتے ہیں بلکہ بآسانی دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور اسی پیج پر ہمیں اپنی فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں۔ سارے زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔